तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 2 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से निषेचन एवं अंतरोपण। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्त्री एवं पुरुष के मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर सेचन होता है। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नली की तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही एक समय पर तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। यही कारण है कि जिससे कि भी सभी समूह क्रिया निषेचन व संगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलिस्यूडा स्तर के संपर्क में आ जाता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। अग्रपिंडक का स्रावण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। द्वितीय गंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है और एक अगुणित अंडाणु बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? हमें ये बात ध्यान ही रखनी चाहिए कि इस चरण में शिशु की लिंग निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। आइए देखें ये कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मक में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में कौन सा अंडाणु का निषेचन करता है। Y युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वो एक मादा शिशु के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु के रूप में विकसित होगा। आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 4 से सीख सकेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, न कि माता के द्वारा। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जबकि युग्मनज अंडवाहिनियों के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है और तब ये 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं में, जिसे कोरक खंड कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, की रचना करता है। 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक या मोरूला कहते हैं। ये तूतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है ये कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोषक परक कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह जो पोषक पोरक से जुड़े होते हैं उन्हें अंतरकोशिका समूह कहते हैं। अब पोषक कोरक स्तर गर्भाशय अंतःस्तर से संलग्नित हो जाते हैं और अंतरकोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी गर्भाशय अंतःस्तर में अंतःस्थापित हो जाती है। इसे ही अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में संगर्भता का रूप धारण कर लेती है। संगर्भता तथा भ्रूणी प्रवर्धन। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषक कोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशय ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुली युक्त हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं।
जिसे अपरा कहते हैं। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। यह अपरा एक नाभि रज्जु है द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। यह भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर ले जाने तथा बाहर ले जाने का कार्य में मदद करता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेक हार्मोन जैसे कि मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कोरोनोइक गोनाडोट्रोपिन HCG मानव अपरा लैक्टोजन यानी ह्यूमन प्लेटेंसन लैक्टोजन HPL एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आदि उत्पादित करता है। संगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि HCG HPL और रिलैक्सिन हार्मोन स्त्री की केवल संगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कार्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरॉक्सिन आदि की भी मात्रा संगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि माता की उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन तथा संगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका समूह बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर और अंतत्वचा नामक एक भीतरी स्तर में विभेदित हो जाती है। इस बाह्य त्वचा और अंतस्तों के बीच जल्द ही मध्यजन स्तर मेजोडर्म प्रकट होता है। ये तीनों स्तर वयस्कों में सभी ऊतकों का निर्माण करते हैं। यहाँ ये उल्लेखन करना आवश्यक है कि संतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं जिन्हें स्टेम कोशिकाएं समाहित रहती हैं, जिनमें ये क्षमता होती है कि सभी अंगों को उत्पन्न कर सकती हैं। संगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्तन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में संगर्भता अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में अवधि कितने महीने की होती है? पता करें। मानव 1 महीने की संगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। संगर्भता का दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जननांग अच्छी तरह विकसित हो जाता है। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग जाना सामान्यतः देखा जा सकता है। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर में कोमल बाल निकल जाते हैं। आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियाँ बन जाती हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव एवं दुग्धस्रवण मानव में संगर्भता और औसत अवधि लगभग 9.5 महीने की होती है, जिसे गर्भावधि कहते हैं। संगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल जाता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ प्रेक्षण प्रतिवर्त कहते हैं। ये मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन से निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को द्वीपित करता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण वह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इसे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय के बाहर निकल जाती है। आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आ जाते हैं और संगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति करने में मदद
देता है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।